सो हेलो गाइस, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं 2022 के मेरे अटेम्प्ट्स, राइट। मेरे अटेम्प्ट्स और मेरा थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से मैं अराउंड 125 प्लस मार्क्स गेन कर पाया, राइट। अराउंड 125 के आसपास मेरे स्कोर बन रहे हैं डिफरेंट आंसर कीज से। ये वेरी हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि यूपीएससी की आंसर की अलग भी होती है, इसीलिए हम इन वीडियोस में आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहा। थॉट प्रोसेस क्या रहा, देखो गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन सारे 100 के 100 क्वेश्चंस में से 20 या 25 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो मुझे डायरेक्टली आते हों, जिनका मुझे पता था कि हाँ यही इसका आंसर है। इतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इसके अलावा बाकी जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए, अराउंड 87 मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो इससे ऊपर के जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए उसमें कुछ ना कुछ तिगड़म मैंने लगाया। जैसे एलिमिनेशन करना हो गया, राइट। और एलिमिनेट भी हमेशा राइट ऑप्शन को ही करना। ये नहीं कि हर बार किसी को भी एलिमिनेट कर दो, भाई हाँ मुझे ये बुरा लग रहा है। लॉजिक ढूंढना कि आपको ये स्टेटमेंट गलत क्यों लग रही है, तो वो लॉजिक ढूंढना बहुत जरूरी है। एंड दैट लॉजिक यू कैन फाइंड only if you have an underlying knowledge of it, right? So this was my thought process in the prelims exam. Now we are going to discuss 31st question onwards. The statement was कि tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि कैपिटल फ्लाइट क्या हो सकती है। देन आई इमेजिन्ड कि कैपिटल फ्लाई कर रही है, मतलब कैपिटल बाहर फ्लाई कर रही है, शायद कंट्री से बाहर जाने की बात हो रही है कैपिटल फ्लाइट, या अंदर आने की भी बात हो सकती है। बट यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली ये कैपिटल फ्लाइट की बात कहीं कंट्री से बाहर जाने की, क्योंकि कैपिटल भाग रही है इंडिया से। तो दैट वाज कैपिटल फ्लाइट। ये इस तरीके से मैंने इसको इंटरप्रेट किया। नेक्स्ट ऑप्शन में मेरा ये कंफर्म हो गया कि कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो एग्जिस्टिंग आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होंगी, उसकी क्या ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। तीसरा ऑप्शन था कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। देखो, पहले मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला था, क्योंकि मान लो अगर यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अगर कोई भी ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे कि हम टेपर टेंट्रम कहते हैं, राइट, फेड टेपरिंग जिसे हम कहते हैं, अगर यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर भी दिए, तो एग्जिस्टिंग ईसीबी पे इसका क्या असर पड़ेगा। पहले मैं ये सोच के इसे एलिमिनेट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने थर्ड ऑप्शन देखा कि डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। ये बात बिल्कुल गलत मुझे लगी, क्योंकि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दोगे, इसी तरीके से आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं। मान लो आपने करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया, एक रुपए की कीमत अब, मतलब $1 की कीमत अब हो गई 80 रुपए। पहले ये हुआ करती थी 70 रुपए, अब डिवेल्युएट करके ये होगी 80 रुपए। इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली हुई है, अब उस $1 की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को पे बैक करने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, पहले सिर्फ 70 देने पड़ते थे। इट मीन्स रिस्क तो इंक्रीज हुआ। दिस इज वाई आई एलिमिनेटेड दिस थर्ड स्टेटमेंट। और इस तरीके से एलिमिनेट करके ये तीनों चले गए। ऑप्शन वॉज राइट एंड ऑप्शन वॉज 1 and 2 ओनली। दिस वॉज राइट ऑप्शन। इसीलिए तीनों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। और ये ऑप्शन 1 तो ठीक ही था कि मान लो अगर यूएसए के फेडरल रिजर्व ने फेड टेपरिंग करी भी, मतलब अपना इंटरेस्ट रेट अगर इन्होंने हाइक कर भी दिया, तो यूएसए के जो इन्वेस्टर्स होंगे या फॉरेन इन्वेस्टर होंगे, वो इंडिया में क्यों रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो तो जाएंगे स्टेबल इकोनॉमी में, यूएसए जैसी इकोनॉमी में, क्योंकि वहां उन्हें अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसीलिए कैपिटल फ्लाइट इंडिया से हो जाएगी, मतलब इंडिया से कैपिटल बाहर भाग जाएगी। दैट इज योर कैपिटल फ्लाइट। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस, और मेरा आंसर एलिमिनेशन से सही हुआ। अगेन, इस क्वेश्चन पे अलग अलग कोचिंग की आंसर की इसने अलग अलग अपने आंसर दिए हुए हैं, राइट। लेकिन फिर भी अब पता नहीं यूपीएससी इसका क्या आंसर देगा, वो तो अलग ही लेवल का होता है उनका आंसर कई बारी, राइट। 2020 के तो उन्होंने 2 क्वेश्चंस ड्रॉप ही कर दिए 2020 के प्री में पूछे हुए 2 क्वेश्चंस, क्योंकि
यूपीएससी को खुद अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। यहाँ पूछा हुआ है कि इनमें से जनरली नोन, अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना, जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखो आंध्र प्रदेश का मुझे कंफ्यूजन में था, केरला मुझे पता था कि हाँ भैया जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है, क्योंकि वहां ठीक ठाक आपका बारिश होती है, तो टी के लिए क्योंकि ज्यादा ऐसी माउंटेनियस थोड़ा रीजन होना चाहिए, राइट, और बारिश इनको ठीक ठाक होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए टी के लिए, तो केरला में कंडीशन बन रही थी, इतना मुझे पता था केरला है। हिमाचल का तो मुझे पता था कि जो धर्मशाला वाला एरिया है अपना, तो यहाँ पे टी की कल्टीवेशन होती है, और हिमाचल की जो टी है, हिमाचल की जो चाय है, ये बहुत महंगी बिकती है सर, हिमाचल की चाय बहुत महंगी बिकती है। और आपकी जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, वहां की चाय भी बहुत महंगी बिकती है, दार्जिलिंग टी, राइट, ये बातें याद रखना। और त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी, क्योंकि अब देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि पानी बहुत हो रहा है, अब अगर आसाम में चाय उग रही है तो त्रिपुरा में भी उगी रही होगी, राइट। अगर दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में चाय उग रही है, आसाम में चाय उग रही है, भैया मेघालय में उगी जा रही है, तो त्रिपुरा में भी उगेगी कहीं ना कहीं, राइट। बेटलिंग सिप नाम की पहाड़ी तो वहां पे भी है, बेटलिंग सिप नाम की पहाड़ी वहां पे भी है, पहाड़ी रीजन तो वहां भी है, ह्यूमिडिटी वहां भी होती है, बारिश वहां भी ठीक ठाक होती है, तो त्रिपुरा में होगी। तो ये थ्री को मैंने इसमें कंसिडर कर दिया। आंध्र प्रदेश में मुझे बहुत कंफ्यूजन था, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी कंफ्यूजन है इसमें, कि आंध्र प्रदेश में अब देखो टी का उगना और टी का जनरली उगना, बात समझ रहे हैं, टी का उगना, भाई टी तो आप थोड़े समय के लिए कहीं पे भी उगा दो, हो सकता है आंध्र प्रदेश में कोई एक दो ऐसी जगह हो जहां टी उग रही हो, उगे जा रही हो, तो ये सोच के मैंने आंध्र प्रदेश को वहां एलिमिनेट कर दिया कि टी का उगना और टी का जनरली नॉन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये दोनों बातें बहुत अलग है। इसीलिए आई मार्क्ड ओनली 3 स्टेट्स। कुछ एक ऐसी आंसर कीज है जिसमें इसे मेरे ऑप्शन को सही बताया हुआ है, कुछ में ऑल 4 स्टेट्स ऑप्शन बताया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सो इसे छोड़ो कि कौन सा करेक्ट आंसर है कौन सा गलत है, थॉट प्रोसेस को पकड़िए कि व्हाट आई थॉट एट दैट टाइम, एंड यू कैन मैच, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यू कैन मैच दैट थॉट प्रोसेस विद योरसेल्फ, क्योंकि मेरे लिए ये थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, मे बी इट कैन वर्क फॉर यू ऑल्सो, तो इसे एक बार ट्राई कर लेना इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। सबसे पहले मैं यही पढ़ता हूं, कभी भी क्वेश्चन देखने से पहले मैं यही पढ़ता हूं कि क्या इसमें पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है, बस इतना ही पढ़ना है मुझे, कि करेक्ट पूछा है नहीं पूछा हुआ है, यही। देन आई अंडरलाइंड इट कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला आता है कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, ये कुछ ऐसी एजेंसीज है जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेट करेगी, या किसी भी कंपनी को रेट कर देगी। रेटिंग मतलब ये ए ग्रेड के बॉन्ड है, ये बी ग्रेड के बॉन्ड है, और उस हिसाब से इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उनके इन्वेस्टमेंट कौन से बॉन्ड में ज्यादा सिक्योर है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। तो क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करती है? आई थॉट कि हाँ हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट से रिलेटेड कोई चीज है, बट आई थिंक इसे सेबी रेगुलेट करता है। आई एम नॉट इवन श्योर इवन नाउ, लेकिन इसे सेबी रेगुलेट करता है। आई थिंक ये ऑप्शन मेरा गलत था, राइट। अब ये अड़बड़ी में मैंने उस टाइम एकदम से, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बच गया था मेरे पास, तो ये मैंने उस टाइम करेक्ट मार्क कर दिया उस टाइम। नेक्स्ट आता है कि द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और मोस्ट ऑफ द जो रेटिंग एजेंसीज होती है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ही होती है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब होता है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, ये ओपन टू ट्रेड है ये कंपनी, कि इसके जो शेयर हैं ये स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं, वहां से ये लोग फंडिंग ले रहे हैं स्टॉक मार्केट से और अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। मैक्सिमम जो रेटिंग एजेंसीज है वो पब्लिक रेटिंग ही होती है, पब्लिक लिमिटेड ही होती है, जैसे आपकी मूडीज हो गया, राइट, मूडीज हो गया, इस तरीके की जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है मोस्टली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है। दिस इज व्हाई आई मार्क्ड इट करेक्ट। ये मुझे मालूम था ही नहीं कि ब्रिक वर्क रेटिंग, देखो ये अंग्रेजी जैसा नाम लग रहा था कि अपने, देखो हम है देसी आदमी, तो अपनी तरह देसी आदमी ये लग नहीं रहा था ब्रिक वर्क रेटिंग। आई थॉट कि इट वुड बी some English name having some English existence, तो आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। लेकिन ये वाकई में सही है, ब्रिक वर्क जो रेटिंग है ये इंडिया की पहली, आई थिंक पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और ये बेंगलुरु में, आई थिंक बेंगलुरु का ये एक स्टार्टअप है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही था इसका, बट आई मार्क्ड ए रॉन्ग आंसर। लेकिन थॉट प्रोसेस क्या रहा मेरा, ये यूजफुल है, राइट, ये यूजफुल है कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है, रिलेट कैसे करना है चीजों को, दिस इज इंपॉर्टेंट,
लर्निंग। नेक्स्ट आता है कि ये डायरेक्टली PYQ से आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा हुआ है लेकिन डिराइव किया हुआ है। देखना आप 2019 या 2020 में बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसमें बोला था कि इनमें से कौन सी एजेंसियां प्राइवेट सेक्टर के बैंक के हेड्स को नॉमिनेट करती है। मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक का हेड कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो डिसाइड करता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। ये मैंने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले भी पूछी हुई थी, मुझे पता था कि ये गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका कौन चेयरमैन होता है, बट आई न्यू कि ये गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं है। दूसरी बात इसमें लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो कि देखो आरबीआई जो है ना ये रेगुलेटर है बैंक का। रेगुलेटर मतलब ये डिसाइड करेगा कि बैंक कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, ये डिसाइड करेगा आरबीआई। अब मान लो अगर आरबीआई को ही ये अथॉरिटी दे दी जाए कि बैंक का चेयरमैन कौन होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा, मान लो आरबीआई को ये अथॉरिटी दे दी जाए, तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि आप ही रेगुलेटर हो और आप ही एग्जीक्यूटर हो, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1। नंबर 2, अगर आरबीआई के पास ये दोनों पावर्स आ जाए तो आरबीआई अपने ही अंदर कन्फ्लिक्ट में रहेगा कि भैया तुम ही ने इसको अपॉइंट किया और तुम ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो इस बैंक के चेयरमैन के खिलाफ, राइट। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई तो नहीं हो सकता है, इससे मैं उस टाइम कंफर्म हो गया। आई एलिमिनेटेड दिस फर्स्ट ऑप्शन और एकदम से मैंने ये बाकी दो स्टेटमेंट ज्यादा पढ़ी भी नहीं बट मैंने बी मार्क इसमें कर दिया, राइट, कि बीबीबी रिकमेंड्स द सिलेक्शन फॉर द हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बिल्कुल सही बात है। और बीबीबी हेल्प्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ये मुझे पढ़ने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा था। इसीलिए ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो पहले पूछी जा चुकी है, एक मैं आपको और यहाँ पे बताऊंगा कि U2 कोएलिशन, एक U2 कोएलिशन है, अंडर 2 कोएलिशन, U2 कोएलिशन 2020 का क्वेश्चन देखना, आई थिंक सेट ए का 2020 का क्वेश्चन देखना और उसमें 5वें या 6ठे नंबर का यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इनको मैच करो। उसमें एक था U2 कोएलिशन और U2 कोएलिशन ने एक अभियान चलाया हुआ था उस टाइम, राइट। आई थिंक ये जो है ये उस टाइम U2 कोएलिशन एक कोई एजेंसी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। इसमें इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था U2 कोएलिशन वाला, अंडर 2 कोएलिशन वाला। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि PYQs में जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूछी जा चुकी हैं उनको ध्यान से पढ़ना। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बैंकिंग से ही रिलेटेड है, वो बैंकिंग रेगुलेटर्स, बाकी सारे रेगुलेटर्स भी उसमें आते हैं, राइट। FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी बन सकता है FSDC पे क्वेश्चन, क्योंकि अभी FSDC न्यूज में थी, राइट। अभी FSDC न्यूज में थी जो आरबीआई और आपके सेबी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उससे रिलेटेड FSDC न्यूज में थी और इसलिए ये आपके आगे पूछा जा सकता है। This is why all those organizations that have been asked previous years, they have high chance of appearing in the next year exam, right? So एक बार go through all those organizations as well. 35th क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्टिबल बॉन्ड का के बारे में इन सारी चीजों को कंसिडर कीजिए और करेक्ट ऑप्शन आप इसमें मार्क कीजिए। कन्वर्टिबल बॉन्ड मुझे मालूम था कि क्या होते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब उन बॉन्ड्स से है जो कोई भी अपनी कंपनी जारी करेगी, बोलेगी कि हम आपको, इन्वेस्टर को बोलेगी कि हम आपको ये बॉन्ड देंगे, ये पेपर देंगे और इस बॉन्ड में लिखा होगा कि 4-5 साल बाद हम आपको आपका लोन वापस कर देंगे, तब तक ये बॉन्ड का पेपर आपके पास एक गारंटी के तौर पे अवेलेबल होगा। कन्वर्टिंग बॉन्ड में एक फीचर होता है कि अगर हम आपको पे नहीं कर पाए तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि हमारी इक्विटी आप ले लोगे, मतलब हमारी कंपनी में आप शेयर ले लोगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। दिस इज योर कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इन्वेस्टर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, या तो वो बॉन्ड से ही अपना इनकम करे या फिर उसे इनकम इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। अब अगर कोई कंपनी इतने ज्यादा ऑप्शन दे रही है, मतलब वो सस्ते में लोन लेगी ना, वो सस्ते में लोन लेगी, वो बोलेगी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज मत करो क्योंकि हम आपको ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं, राइट। तो बेनिफिट्स हम आपको ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए यू कैन नॉट चार्ज मच इंटरेस्ट रेट। ये लॉजिक मैंने इसमें लगाया।
एंड नाउ कम्स कि एज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड विद इक्विटी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि हाँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आई मार्क्ड इट करेक्टली। एंड नेक्स्ट आता है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। तो ये भी मैंने इसमें सही कहा कि इसमें बहुत नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड होल्डर है उसे कुछ इंडेक्सेशन करनी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जो आपकी कंज्यूमर प्राइसेस है वो अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपके जो शेयर के प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे घटेंगे, राइट। तो इसकी वजह से अगर आप बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट उसमें पे करनी पड़ेगी, राइट। इंडेक्सेशन का मतलब, इंडेक्सेशन चार्जेस का मतलब यही होता है। सो दिस इज व्हाई आई मार्क्ड सी ऑप्शन, क्योंकि ये जनरल सी स्टेटमेंट लग रही थी एंड दिस वाज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, AIIB और एशियन डेवलपमेंट बैंक पे ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। और क्वेश्चन उसका बड़ा अतरंगी क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन ये था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स है वो 80 क्रॉस कर रहे हैं, और दूसरी स्टेटमेंट उसमें बताई थी कि इसका कोई भी मेंबर एशिया के बाहर नहीं है। अब देखो एशिया की टोटल कंट्रीज 80 क्रॉस नहीं करेगी, इतनी ज्यादा कंट्रीज एशिया में है ही नहीं, तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट सही होनी थी, राइट। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। इस तरीके के यूपीएससी कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे देता है, पर ये डायरेक्टली यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंडिया इनमें से किन किन चीजों का मेंबर है। AIIB का मेंबर है, ये मुझे पता था कि हाँ है AIIB। इनफैक्ट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आफ्टर चाइना, और उसके बाद लार्जेस्ट बेनिफिट गेनर इन AIIB। इंडिया को सबसे ज्यादा लोन मिले हुए हैं AIIB से, तो ये मुझे पता था कि AIIB का इंडिया सदस्य है। नेक्स्ट आता है कि MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये अगेन मेरे अपने नोट से आया हुआ था। मुझे पता था कि 2017 में या 2016-17 में इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिली हुई है MTCR की। तो जो 4 बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका वासेनार एग्रीमेंट हो गया, MTCR हो गया, राइट, एक आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, इनमें से 3 की इंडिया की मेंबरशिप है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है, राइट। तो MTCR की मेंबरशिप इंडिया को मिल गई थी, इसलिए आई मार्क्ड इट करेक्टली। एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भाई SCO की तो रिसेंटली भी सबमिट हुई है, ये तो पता ही था सबको। रेट्स नाम का इनका एक फ्रेमवर्क होता है, ये बहुत मतलब यूज में होता है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ऐसी चीजें जो है अपने पास अवेलेबल थी, तो आई मार्क्ड डी ऑप्शन एंड इट वाज करेक्ट। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन की क्वालिटी ये थी, इसमें लॉजिक था 37th क्वेश्चन में। इसमें देखो वियतनाम पे ये सारी स्टेटमेंट्स। अब अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को देख करके अगर आप लोग हर कंट्री के बारे में इतना डीपली जानने लग जाओगे तो आप तो एकदम पागल हो जाओगे यूपीएससी की तैयारी में। भाई 193 कंट्रीज तो आपके यूएनओ में ही रजिस्टर्ड है, और सबके बारे में इतना जानने लग जाओगे तो बात नहीं बनती। वियतनाम पे क्वेश्चन इसलिए पूछा हुआ था क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्ट्रेटेजी ग्लोबल बिजनेसेस ने लाई, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, कि भैया हम चाइना में भी अपनी एक फर्म रखेंगे, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे हमें एक दूसरी इकोनॉमी भी जाननी है, हमें एक दूसरी इकोनॉमी भी ढूंढनी है जहां पर हम अपनी फर्म रखें, जहां हम अपना प्रोडक्शन करें और वो स्टेबल प्रोडक्शन रहे, ताकि अगर चाइना में कोई इशू आते हैं, जैसे वुहान वायरस हो गया, अगर चाइना में इशू आ गया तो हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो जाए। दिस इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अब इसके लिए ऑप्शन थे ग्लोबल बिजनेसेस के पास कि वो इंडिया जैसी इकोनॉमी में आए, बांग्लादेश में जाए, वियतनाम में जाए, और मोस्टली जो चाइना से शिफ्ट हुई है कंपनीज वो वियतनाम में घुसी हुई है। इंडिया अट्रैक्ट नहीं कर पाया, 2-3 कंपनीज आई हुई है सिर्फ, इसलिए वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ एज ए आई मीन एक इकोनॉमिक गेम प्लेयर के तौर पे। और इकोनॉमी पे ही ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी हुई है। तो क्वेश्चन था कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। ये बात सही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट पूछ रहा है, ये फास्टेस्ट नहीं पूछ रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट, ये बात सही थी, मुझे मालूम है और आप सभी को भी मालूम है कि हाँ वियतनाम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इकोनॉमिकली रिसेंटली। सेकंड आता है कि वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम्स। भाई ये बात मुझे एग्जैक्टली पता थी कि वियतनाम में जो है एग्जैक्टली चाइना जैसा ही कुछ एक ऐसा सिस्टम है, वहां सेमी सेमी जो आपका आप कह सकते हैं कि
सेमी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपके वियतनाम में पाई जाती है, सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे। तो इसलिए मैंने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 2 को। तो अब अपने पास बचे यहाँ ये 2 ऑप्शन, 3 एंड 5 एंड 1, 3 एंड 4। अब मैं डायरेक्टली आया आपके क्या कहते हैं इसमें तीसरे ऑप्शन में, कि तीसरा ऑप्शन तो सही होना ही था कि वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। और इन 2 बचे हुए ऑप्शन से पता था कि ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। फोर्थ है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। मुझे ये भी पता था कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत आर्टिकल पढ़ रखे हुए थे। दिस इज व्हाई आई मार्क्ड सी ऑप्शन। लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट भी बहुत लॉजिकल पूछा हुआ था कि वियतनाम हैज मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्कुल गलत बात। जो ई सर्विस सेक्टर है वो इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड है, इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड है ई सर्विस सेक्टर। जो आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया वो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट डेवलप्ड आपका सेक्टर है इंडिया का। इंपॉर्टेंटली वियतनाम जैसी जो कंट्रीज, जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनका ई सर्विस सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने जो अपने लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, जो अपने लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें इतना लो करके रखा हुआ है ताकि इंडस्ट्री वहां पे आए और वहां काम इनको सस्ते में मिल जाए, राइट। सो दिस वाज द लॉजिक एंड आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन and the answer was C and answer was right। ये एग्जैक्टली एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल का इंडिया में किसे ये टारगेट मिला हुआ है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई। आरबीआई एक्ट देख लेना, 1935 आरबीआई एक्ट देख लेना, उसमें अलग से इवन जो आपका जो एक 2015 में उर्जित पटेल कमेटी आई थी, राइट, उर्जित पटेल कमेटी 2015 में आई थी। देखो आपको क्या है कि इसी से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो राइटिंग पैड नहीं है इस टाइम, तो ये मैं स्क्रीन पे ऐसे ही लिख रहा हूँ इसके पेन से ही, राइट, फॉक्सिट व्यूअर का जो पेन है उसी से, तो इसीलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ स्क्रीन में। तो जो 2015 में उर्जित पटेल कमेटी आई थी, उससे आपके इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इंडिया में ये आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, इसके लिए स्पेसिफिकली आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। तो एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई के पास ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो और प्राइस स्टेबिलिटी लाओ। दिस इज द रूट। और ये फिर से पूछा जा सकता है, कौन सोच सकता है कि यूपीएससी इतना डायरेक्ट और इतना इजी क्वेश्चन भी पूछेगा, और कौन सोच सकता है कि मेरे कुछ दोस्तों ने इसका आंसर एफएसडीसी लगाया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, जो पहले पूछा भी जा चुका है, राइट। बहुत सारे दोस्तों ने ये लगाया हुआ है एफएसडीसी, क्योंकि उन्हें लगा पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, यही इसका आंसर है और इतना इजी इसका आंसर नहीं हो सकता आरबीआई, उन्हें लगा। एनएफटी अगेन, मैंने आपको कहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली मेरे नोट्स में जैसे पढ़े हुए थे, जैसे चिपके हुए थे, वैसे ही पूछ लिए। एनएफटी का देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एनएफटी का मुझे मालूम था कि ये नॉन फंजिबल है। नॉन फंजिबल का मतलब ही होता है कि आप इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी दूसरी चीजों के साथ। नॉन फंजिबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल योर इमोशंस आर नॉन फंजिबल। आप अपने इमोशंस को एक्सचेंज थोड़ी ना कर सकते हो, बोलो कि अपने भाई को कि हाँ तू अपने इमोशन मुझे दे दे, मैं तुझे देता हूँ। कॉस्ट नहीं लगा सकती जा सकती जिस चीज की, उसे हम कहते हैं नॉन फंजिबल। अब जो मोस्ट ऑफ द एनएफटी है, कभी एनएफटी सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, वो क्या है एनएफटी, बिल्कुल ऐसे मतलब गंदा सा कंटेंट इन्होंने क्रिएट करके रखा, कुत्ते बिल्लों की इन्होंने फिगर्स बना के रखी हुई है, और वो 10-10, 20-20 करोड़ में बिक रही है, राइट। एनएफटी वो भी बिक रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है। बिकना और एक्सचेंज होना बहुत ये डिफरेंट बातें हैं, राइट। ऑनरशिप राइट्स जा रहे हैं, वो चीज नहीं जा रही है, राइट। नॉन फंजिबल, नॉन फंजिबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप उसका यूज किसी भी करेंसी पर्पज के लिए नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए। और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ये दी हुई थी कि दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। मैंने इसे डायरेक्ट एलिमिनेट किया एंड ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर, राइट। ये बाकी चीजें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि ब्लॉकचेन पे, हाँ अगर यहाँ ऐसा लिखा है होता कि दे एग्जिस्ट ओनली ऑन ए ब्लॉकचेन, तो बात दिक्कत होती भाई। सिर्फ ब्लॉकचेन पे नहीं होते हैं ये, राइट। नॉन फंजिबल टोकन्स बिना ब्लॉकचेन के भी आप क्रिएट कर सकते हो, राइट।
बिना ब्लॉकचेन के भी। मान लो आपने ब्लॉकचेन पे अपलोड ही नहीं किया, अपने कंप्यूटर में आपने कोई ऐसी ऐसी फोटो बना दी, खुद क्रिएट की, मतलब गंदा डिजाइन क्रिएट कर दिया अपने फोटो में, वो भी नॉन फंजिबल टोकन ही बना। कोई भी डिजिटल आर्ट है वो भी आपका नॉन फंजिबल टोकन है, चाहे वो ब्लॉकचेन पे चढ़ी है नहीं चढ़ी हुई है, राइट। तो एनएफटी वगैरह यार कुछ काम, मतलब यू कैन, अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आई वुड सजेस्ट कि एनएफटी पे थोड़ा रिसर्च करो, और बहुत पैसे कमा सकते हैं आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते करते एनएफटी से, है ना। ऑनलाइन बेच लिया करो इसे, लोग पागल हो जा रहे हैं एनएफटी खरीदने के लिए, पता नहीं क्या क्या तो वो बेच रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट आता है ऐसा क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़ दिया राइट क्योंकि फिर से पूछा हुआ है, इस बार नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से रिजर्वायर्स हैं, और एग्जैक्टली भाई इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार सीडीएस 2 में भी पूछा हुआ था, मैंने वो भी छोड़ दिया, राइट वो भी मैंने छोड़ दिया। हालांकि मेरे दोनों सीडीएस क्वालिफाई हुए हैं, सीडीएस 1 सीडीएस 2 दोनों मेरे क्वालिफाई हुए हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो भी ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर, ये मैंने मैक्सिमम छोड़े हुए हैं क्योंकि नहीं बन पा रहा था भाई, इसमें ओनली 1 भी हो सकता है, ओनली 2 भी हो सकता है, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे हम। ये गांधी सागर का तो मुझे पता था कि ये एकदम मामला सही नहीं बैठ रहा है इनका, राइट। तो ये इंदिरा सागर वगैरह, मैथन हो गया, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था इसमें, दिस इज व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है, राइट। लर्निंग यहाँ से ये है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपके एक्ट पास हुए हैं 1935 से पहले के, एक ना एक एक्ट से क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए उन्हें पढ़ के रहना, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं इन एक्ट से। इस बार ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे 1919 के, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट इसमें बनाए हुए थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इसमें बनाए हुए थे, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट रिजर्व्ड थे। अब देखो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो उस टाइम बनाए हुए थे वो सब्जेक्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिजर्व्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जो कि गवर्नर जनरल की, राइट सॉरी, प्रोविंसेस में जो आपकी गवर्नर होते थे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उनके डिसीजन से वो उन सब्जेक्ट्स में काम होना था, राइट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट उन पे डिसीजन नहीं ले सकती रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वो डिसीजन ले सकती थी, राइट। दैट वाज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इशू थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस तो था ही था, राइट, 4 ऑप्शन तो था ही था, लैंड रेवेन्यू भी था ही था, तो 3-4-3-4 वाले में से ही कोई करेक्ट होना था, राइट। एंड मुझे पता था डायरेक्टली, आई एम टेलिंग यू, मुझे पता था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है उस टाइम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया था, और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है प्रोविंसेस की, उनके अंडर ये ला दी गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो ये क्योंकि अब अगर आप इवन राजीव अहीर की वो बुक पढ़ेंगे, उसमें भी अगर सेल्फ गवर्नमेंट वाला कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये बात उसमें डायरेक्टली लिखी हुई थी। दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड सेकंड ऑप्शन एंड सी वाज द राइट ऑप्शन। बड़े इजीली आई केम टू दिस आंसर। भाई इसमें मैंने अलग लेवल का लॉजिक लगाया हुआ है एंड लॉजिक वाज राइट। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिए, फणम वाला क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अटेम्प्ट तो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अपने क्या है कि जितना ज्यादा मैं अटेम्प्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी रहती है कि मैं कट ऑफ मार्जिन को उतने क्लियर कर पाऊं। तो ये जो फणम है, फणम, मेरे मोस्ट ऑफ द सेंटर में लोगों ने ये छोड़ दिया ये क्वेश्चन, पर आई थॉट कि यार इसमें ना कुछ उन्होंने, अब अगर यूपीएससी इतना टफ चीज पूछ रहा है ना, फॉर एग्जांपल जैसे एक बार पूछा हुआ था पंचायतन स्टाइल, पंचायतन जो चीज है, एक्चुअली वो पंचयतन नाम का एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, जो आपके नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है उसमें पंचयतन नाम का आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, यूज होता है। तो वो भी यूपीएससी ने पहले पूछ के रखा था। नाउ अगेन आई थॉट कि अगर यूपीएससी इतना डीप पूछ रही है ना, तो कुछ ना कुछ इसने लिंक ऐसा इसमें छोड़ा हुआ है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द लिंक, और ये सब 2-3 सेकंड में आपको सोचना होता है, राइट। जैसे ही मार्क किया उसी टाइम आपको सोचना होता है कि हाँ क्या मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। देन आई थॉट कि चलो रिस्क लिया जाए, इसमें एक तुक्का लगा लिया जाए, एंड फणब को मैंने लिंक किया पण से। इंडिया में जो उस टाइम कॉइन हुआ करते थे उन्हें पण भी कहा जाता था, देखो निष्क कहा जाता था, पण कहा जाता था, इस तरीके की जो चीजें हैं, राइट। और ये मेडाइवल इंडिया की बात हो रही है, मतलब फणम जरूर कुछ ना कुछ पण से इसका लेना देना होगा, पण से इसका लेना देना कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। एंड नाउ आई थॉट कि यार ये जो अरेबियन लोग हुआ करते थे गल्फ रीजन में रहने वाले, या ईरानी जो पर्शियन लोग हुआ करते थे, इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा,
राइट। इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, तो हो सकता है पण को इन्होंने फण कहा हो, बोला गया हो इनके, राइट। तो इसलिए पण को इन्होंने फण कहा और इसका नाम ही फणम बन गया, संभव है। दिस इज वाई मोस्ट प्रोबेबल मेरे को इसमें लगा कि ये कॉइन हो सकता है, क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज से ये मैच कर रहा था। दिस इज वाई आई टुक द कॉल एंड आई टुक अ रिस्क, एंड रिस्क ब्रॉट मी गुड रिजल्ट्स एंड द ऑप्शन वाज राइट। कॉइन ही इसका आंसर था, पण को ही वो फण कहा करते थे अरेबियन ट्रेडर्स, और मेरा लॉजिक एकदम सही लगा इसमें। दिस इज व्हाई आई मार्क दिस ऑप्शन। ये मैंने गलत मार्क किया, पता नहीं क्यों, राइट। ये देखो ध्यान से, पहले मैं इसमें सही आंसर मार्क कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3 में इसमें पहले मार्क कर रहा था, राइट। क्योंकि गदर पार्टी मैंने पहले, रश बिहारी बोस का मुझे पता था कि गदर पार्टी से ये बंदा जुड़ा हुआ था, राइट। और उसके बाद ये क्या है कि इंडिया से भाग के अपने जापान चले गए थे रश बिहारी बोस, और उधर इन्होंने फिर आईएनए वगैरह की जो इनिशियल स्थापना थी उसमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया था अपना, राइट, रश बिहारी बोस ने। इनकी ये स्टोरी मुझे पता थी। मुझे पता था कि ऑप्शन तो इन दोनों में से ही है, क्योंकि रश बिहारी बोस इससे जुड़ा ही है। देन आई, पता नहीं क्यों मुझे ये घोष से याद आया, बरिंदर कुमार घोष, राइट, कि हो सकता है ये भी गदर पार्टी से जुड़े हो, क्योंकि ये जो नाम है ना, घोष हो गया, बोस हो गया, ये बहुत एकदम अरविंदो घोष हो गए, ये काफी कंफ्यूजिंग से है, राइट। और एग्जैक्टली आप इसमें पूछ भी नहीं, और सेम पैटर्न इन्होंने CDS 1 में पूछा हुआ था। इन्होंने पूछा था कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए इनमें से कौन कौन से लोग थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट। और उसमें भगत सिंह एलिमिनेट करना था। तो दिस वाज सेम ट्रेंड वाज अप्लाइड इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। आंसर इसका ओनली 3 होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें एलिमिनेशन से क्लोजेस्ट पहुंचा जरूर। मैंने इसमें C मार्क किया हुआ था, एक्चुअली इसका D ऑप्शन है। नेक्स्ट कम्स की प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, ये एकदम डेप्थ में पूछा हुआ था भाई, एंड मोस्ट ऑफ द जो कोचिंग आंसर कीज हैं वो कह रही है कि इसका ऑप्शन B इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इवन नाउ जब मोस्ट ऑफ द आंसर कीज ये कह रही है कि इसका B ऑप्शन होना चाहिए, आई डेयर क्लेम दैट इसका आंसर D ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं अगली साल क्या यूपीएससी अपना इसका आंसर की में देते हैं, बट आई बिलीव कि इसका आंसर D होना चाहिए। और वो मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी कैसे इसमें वर्ड प्ले कर रहा है और कैसे डेप्थ में आपको इसमें जानना है। देखो, पहला बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। देखो, नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ये बात एकदम सही नहीं बैठ रही है। लोगों ने पता क्या कि लोगों ने ये पढ़ रखा हुआ था कि प्रोविंशियल असेंबली से भी लोग आएंगे, प्रिंसली स्टेट से भी लोग आएंगे, वैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि वॉर ओवर होने के बाद बनेगी। क्रिप्स मिशन के ये प्रपोजल थे, बट ये नॉमिनेटेड उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। देखो, असेंबलीज ना कभी किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकती है यार, यूजुअली असेंबलीज हमेशा इलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राज्यसभा के लिए इलेक्शन करवाना हो इंडिया की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो नॉमिनेट थोड़ी ना करते हैं, वो तो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को, राइट। और इसमें भी प्रोविजन यही था कि जो मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स से वो नॉमिनेट होके आएंगे। प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा होंगे, प्रिंसेस होंगे, वो उन्हें नॉमिनेट करेंगे। दिस वाज द ऑप्शन, राइट। तो ये तो इस पे तो सभी कोचिंग आंसर की एग्री कर रही है कि हाँ, ये ऑप्शन गलत था, और मैंने इसीलिए इसे वर्ड प्ले, मुझे पता था कि इसमें यूपीएससी कुछ वर्ड प्ले कर रहा है, इसलिए मैंने इसे रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया, मतलब पहली स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर दिया। दूसरे में देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, जिसे कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग आंसर कीज कह रही हैं कि ये सही स्टेटमेंट है, बट आई स्टिल क्लेम कि ये गलत है, राइट। अब देखते हैं अगली बार क्या इसमें देखा जाएगा। देखो, सेट सी का 44th क्वेश्चन, आई स्टिल क्लेम कि ये गलत है। यूपीएससी का आंसर की में अब चेक करेंगे अगले साल कि ये सही है कि नहीं है जब रिलीज करेगी। इसमें कहा है सेकंड ऑप्शन में कि एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. Again, बात यही है, यहीं से यूपीएससी ने ये वर्ड प्ले किया हुआ है, क्योंकि प्रोविंस नहीं आना था, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट आना था। प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट का उस वक्त दो अलग मतलब थे, याद रखना। प्रोविंस
उस वक्त ब्रिटिश प्रोविंसेस को प्रोविंस कहा जाता था और प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स थी, राइट। ब्रिटिश की सोवरेनिटी को जिन प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर रखा था उन्हें कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, दे वर नॉट प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस के पास ये राइट नहीं था, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत प्रोविंसेस के पास ये राइट नहीं था कि वो सीड करें इंडियन यूनियन से, उनके पास सेसेशन का राइट उस वक्त दिया ही नहीं गया था। इसीलिए सेपरेट एग्रीमेंट वाला क्लॉज ये आपकी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ट्रू था, लेकिन प्रोविंसेस के बारे में ये ट्रू नहीं था। दिस इज व्हाई आई स्टिल क्लेम कि आंसर इसका डी होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग आंसर कीज दे आर सेइंग यस बी, दे आर मार्किंग इट राइट। नेक्स्ट कम्स कि ये देखो, ये मैंने एकदम छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि इनमें से जैन टेक्स्ट कौन है, क्योंकि मेरे क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है मोस्टली, लेकिन मेरे रट्टा नहीं लगता है यार, वो रट्टाफिकेशन आई नेवर प्रेफर, एंड मेरे काम चल रहा है बिना रट्टे लगाए हुए भी काम चल रहा है। सो दिस इज व्हाई आई लेफ्ट इट, कि रट्टे वाला क्वेश्चन है तो मैं पहले ही देख लेता हूँ कि आई लेफ्ट इट राइट। तो ये वीडियो फिर से काफी लंबी बने जा रही है, तो यहाँ से आगे के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कल आप डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए थोड़ा वैल्यू ऐड करेगी आपकी प्रिपरेशन में और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएगी कि किस तरीके से हम चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ तो यू कैन 1.5 करके 1.5x करके इसमें ऑप्शन होता है, यू कैन एक्सेस दैट ऑप्शन। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी यार मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी भी आपके लिए वैल्यूएबल है ये चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरीके से पीवाईक्यू को हम एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है एग्जाम का। वी विल नॉट लुक एट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी इंफॉर्मेशन से क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे बहुत दोस्त हैं उनके क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि आई थिंक आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स साइकोलॉजी वेल, क्योंकि जो पीवाईक्यूज हैं उनका एनालिसिस ठीक ठाक हुआ है, तो इट इज वैल्यूएबल फॉर यू ऑल एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।